ई पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास का एक वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ऋग वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रमुख बातों को देखा था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप सबको कि अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें, ठीक, तो वैदिक सभ्यता को आमतौर पे दो भागों में विभाजित करके और हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक था ऋग वैदिक और दूसरा क्या था जी, तो उत्तर वैदिक। ठीक ना, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी प्रमुख बातें थी वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। जो सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए थी वो हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो होगा उत्तर वैदिक सभ्यता पर, या उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों की सभ्यता थी वो कहां तक फैली हुई थी। इन सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सिर्फ आपको सुनना है, पूरा का पूरा कहानी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए सिर्फ ध्यान से। उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि ऋग वैदिक काल में ही सबसे पहले पहले लोहे की खोज हुई थी। ठीक ना, और चूंकि लोहे की खोज हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद लोहे का उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में किया जाता था। शस्त्र वगैरह बनाने के लिए आमतौर पे लोहे का उपयोग ऋग वैदिक काल में किया जाता था। लेकिन अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको ध्यान देना है कि इस समय सबसे पहले पहले कृषि में जो है, कृषि में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। लोहे का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले पहले अगर आपसे पूछे कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ तो वो था आपका उत्तर वैदिक काल। ये भी आपका लौह युगीन सभ्यता है। वर्तमान में जब हम लोग वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी वर्तमान में अभी लौह युग में ही जी रहे हैं। ठीक ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप समझिएगा। कालखंड के बारे में मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि इसका कालखंड जो है वो लगभग लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व यानी कि महाजनपद काल के प्रारंभ से पहले की जो स्थिति थी वहां तक मानी जाती है। इसके लिए प्रमाण की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक काल जो है, तो उत्तर वैदिक काल के अगर काल निर्धारण की बात करें जो 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए एक पुरातात्विक स्रोत का प्रयोग किया जाता है। और हम आपको बता दें कि एक स्थान है जिसका नाम है अंतरंजी खेड़ा। ठीक है, अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा से कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं और वो किस धातु से निर्मित थे, तो लौह निर्मित थे। ठीक ना, अंतरंजी खेड़ा से लौह निर्मित, ठीक ना, लौह निर्मित कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं। और चूंकि उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले पहले कृषि का प्रारंभ हुआ था, ठीक ना, तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि लगभग लगभग 1000 बीसी से उत्तर वैदिक काल का शुरुआत हुआ, क्योंकि इससे अंतरंजी खेड़ा से जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं कृषि उपकरण, वो सारे के सारे कृषि उपकरण लगभग लगभग 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। ठीक ना, उनका काल निर्धारण जब किया गया तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग के वो निर्मित उपकरण थे। तो इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता जो है उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो लगभग लगभग 1000 ईसा पूर्व के माने समान में, मतलब कि प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम आपको। ऋग वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो जीवन शैली थी वो कबीलाई जीवन शैली थी। ठीक ना, कबीलाई जीवन शैली। ऋग वैदिक काल में जीवन शैली कबीलाई थी, जो कि उत्तर वैदिक काल आते आते मतलब कि अस्थाई जीवन हो गया। ठीक ना, यहां पे अब ध्यान देना है आपको। ऋग्वैदिक काल में
जो मनुष्य होता था, जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य, वो आमतौर पे झुंड बना करके 20-25 लोगों के झुंड बना करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब स्थानांतरित होते रहते थे अपने भोजन की तलाश में और पशु के चारागाह के लिए। ठीक है, यानी कि उनका कोई ठिकाना फिक्स नहीं था, कोई घर वगैरह नहीं था, उनका आवास निर्मित नहीं था, वो एक जगह अस्थायी जीवन नहीं जीते थे। उनका जीवन शैली कैसा था? अस्थायी या घुमंतु जीवन शैली था। ठीक, घुमंतु का मतलब यह हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो है स्थानांतरित होते रहना। ठीक, वहीं अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले चूंकि यहां पे ध्यान देना है कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में कृषि का शुरुआत हो गया, और चूंकि कृषि की शुरुआत हो गई तो कृषि करने वाले लोग तो भाई एक जगह स्थायी रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लेते हैं कि आज यहाँ पे हम कृषि के लिए यहाँ फसल लगा दिए और उसके बाद में जाएंगे दूसरा जगह जाके काट लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक काल में दोबारा जो है फिर से अस्थाई जीवन शैली शुरू हुई, अस्थाई जीवन जीना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। कब? उत्तर वैदिक काल में। और यहां पे एक चीज जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान देना है कि सबसे पहले कबीलाई जीवन जीते थे लोग। धीरे धीरे जब अस्थाई जीवन उन्होंने जीना शुरू किया तो धीरे धीरे गांवों का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ? गांव का। और इन गांवों के लिए एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता था, और गांवों को आपको ध्यान देना है, गांव को जन कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? जन। ठीक ना? चलिए, इतना हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सबको। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे स्रोत की, कि आखिर हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, किन किन रिसोर्स को हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अगर हम आपसे इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज जो कि मैंने सबसे जो फर्स्ट चैप्टर था उसी में बताया था कि इसके लिए हम लोग दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाएगा पुरातात्विक। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा? पुरातात्विक, और दूसरा जो है वो होता है साहित्यिक। ठीक ना? पहला पुरातात्विक और दूसरा वाला साहित्यिक। ध्यान से समझिएगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत प्लस साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं, और उसमें किसको किसको रखा गया है अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक आपका हो जाता है चित्रित, ध्यान से समझिएगा, चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड, इसी को हम लोग पीजीडब्ल्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीजीडब्ल्यू। ठीक ना? पेंटेड ग्रे वियर। और दूसरा जो साक्ष्य मिला है उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसका नाम है उत्तरी काली। उत्तरी काली ध्यान दीजिएगा, पॉलिशदार मृदभांड। ठीक ना? पॉलिशदार मृद भांड। तो ये दो प्रकार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनसे कि हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग एनबीपीडब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक ना? एनबीपीडब्ल्यू का मतलब हुआ कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि दो प्रकार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनसे हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त और अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा देखें पुरातात्विक स्रोत, तो इसी में आप लोग अंतरंजी खेड़ा से जो मतलब कि उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक ना? अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त लौह उपकरण। ठीक ना? लौह उपकरण, अंतरंजी खेड़ा से जो भी लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो उनको भी हम लोग यहां पे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें
तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आमतौर पे अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, वेदों की बात करें, तो वेदों में जैसा कि मैंने बताया था कि 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक, 4 वेद हैं। चारों वेदों में जो ऋग्वेद था उसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। उसके बाद में बाकी के जो 3 वेद हैं, जैसे कि दूसरा जो वेद है उसी को मान लीजिए कि एक हो गया आपका सामवेद, उसके बाद में आपका हो गया एक यजुर्वेद, और एक हो गया आपका अथर्ववेद। ठीक ना, अथर्ववेद। तो ये जो भी वेद लिखे गए, यानी कि ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जो भी तीनों वेद लिखे गए थे वो टोटल किस काल में लिखे गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में ही उनकी रचना हुई थी। लिखे नहीं गए थे लेकिन रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। प्लस में जो भी उपनिषद थे, ठीक ना, उपनिषद या वेदांग जो भी हैं, इन सारी चीजों का, अरण्यकों का भी, अरण्यक, ठीक ना, उपनिषद, अरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। और इसलिए इन सभी ग्रंथों को भी, इन सभी साहित्यों को भी हम लोग यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी जस्ट पहले आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में कृषि में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, और इसके लिए यहां पे ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक जो भी साहित्य थे, तो उन साहित्यों में लोहे के लिए एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। लोहे को अगर हम लोग उत्तर वैदिक साहित्यों में देखें तो लोहे को उसमें श्याम अयस्क, ध्यान से समझिएगा, इसको श्याम अयस या इसी को कृष्ण अयस, ठीक ना, श्याम अयस, कृष्ण अयस या लौह अयस, आमतौर पे ये दो ही मतलब शब्द मिलेंगे, श्याम अयस या कृष्ण अयस। श्याम का मतलब होता है काला, ठीक ना, तो इस तरह से श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा धातु हो जाएगा, लोहा। लोहा के लिए उत्तर वैदिक साहित्यों में श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो भी मतलब कि भौगोलिक विस्तार हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। ठीक है, क्या देखना है, भौगोलिक विस्तार। और भौगोलिक विस्तार की अगर हम आपसे बात करें तो एक एक करके थोड़ा सा आपको समझना है। भौगोलिक विस्तार जो हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सबसे प्रमुख स्रोत है उसको यहां पे हम लोग देखें तो उसको हम लोग कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शतपथ ब्राह्मण में ही एक कहानी दी गई है माधव विदेह की। ठीक ना, किसका, माधव विदेह। माधव विदेह जो है वो एक राजा थे, ठीक ना, इनकी कथा दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में जो माधव विदेह की कथा दी गई है उसको थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको इसको बताने से पहले हम बता दें कि चूंकि अगर हम लोग देखें ऋग्वैदिक सभ्यता की, तो ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने आप सबको बताया था कि यही आपका हो गया, मान के चलिए कि भारत का मेन ये उत्तरी वाला इलाका हो गया ऐसे, ठीक ना, ऐसे लेके चलिए। ठीक, तो ये मान लीजिए कि भारत का उत्तरी इलाका हो गया, यहां से सिंधु ऐसे, ठीक ना, और मतलब ये 7 नदियों का मान लीजिए क्षेत्र, यहां से ऐसे सरस्वती या हिरण्यानी बहती थी, यहां से इधर से निकल के यमुना नदी इसमें आके मिलती थी गंगा में, और ये आपकी गंगा हो गई। ठीक,
तो मैंने ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जब आपको बताया था, तो ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कि आमतौर पे जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य निवास स्थल जो है ऋग्वैदिक काल में, यहां पे ये वाला जो बेल्ट आप देख पा रहे हैं जिसको कि हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो वहां पे रहा था। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा यहां से जो है सतलज से लेकर के और जो यमुना नदी का जो मेन बेल्ट है यहां से यहां तक, तो इस एरिया को ब्रह्मवर्त कहा गया था। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि उनकी जो मतलब ऋग्वैदिक आर्य थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मतलब की सभ्यता था, आर्य सभ्यता, उसकी सबसे जो पूर्वी सीमा थी वो कौन थी? तो गंगा नदी का पश्चिमी तट। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे, गंगा नदी को उन्होंने पार नहीं किया था। यह चीज आपको ध्यान देना है। यानी कि गंगा नदी से पीछे ही रहे थे सारे के सारे आर्य, ठीक। लेकिन माधव विदेह, ठीक ना, माधव विदेह का एक कथा दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, और इस कथा के अनुसार यह कहा गया है कि माधव विदेह जो है इन्होंने अग्नि को अपने मुख में धारण किया था, ठीक है। माधव विदेह जो हैं उन्होंने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण किया था, और इनके मुख खोलने के बाद में जो अग्नि है, अग्नि इनके मुख से बाहर निकली, और मतलब कि अग्नि बाहर निकलने के बाद में लगातार सभी चीजों को जलाते हुए, नदियों को सुखाते हुए पूर्व की ओर बढ़ने लगी, ठीक ना। अग्नि जो है क्या होने लगा कि इनके मुख से निकलने के बाद में, यानी कि माधव विदेह के मुख से निकलने के बाद में अग्नि सभी चीजों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ने लगा लगातार। यानी कि ये आपका पश्चिमी बेल्ट है, यहां से इधर पूर्व की ओर बढ़ने लगा गंगा नदी, और जो भी बीच में नदियां मिल रही थी उन सारी नदियों को सुखाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। और ये बढ़ते 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 जब बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक नदी है जिसको वर्तमान समय में हम लोग गंडक कहते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में इसको सदा नीरा कहा जाता था। तो इस सदा नीरा नदी के पश्चिमी तट, सदा नीरा नदी के पश्चिमी तट तक जैसे ही अग्नि पहुंची तो वहां पर मतलब कि सदानीरा नदी को सुखा नहीं पाई, सदानीरा नदी के जल को वाष्पित नहीं कर पाई थी, मतलब अग्नि नहीं कर पाया था, जिसके कारण आपको ध्यान देना है कि भौगोलिक विस्तार में आर्यों का जो सबसे पूर्वी जो सीमा रहा ऋग्वैदिक काल में गंगा का पश्चिमी तट, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते ऋग्वैदिक आर्यों का जो पूर्वी सीमा हो गया वो कौन सा हो गया? तो गंडक नदी, ठीक है ना। गंडक नदी तक उत्तर वैदिक आर्य पहुंच चुके थे, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा यहां पे एक दो टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे, तो जैसा कि मैंने बताया कि सतलज से लेकर के और यमुना नदी के बीच का जो एरिया था उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। वहीं गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब वाला इलाका था, इसके लिए एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता था गंगा जमुना के दोआब के लिए, और इसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था, ठीक है। गंगा जमुना के दोआब को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश। यहां तक मैं आपको ध्यान देना है, ये ऋग्वैदिक आर्य पहुंचे थे। उत्तर वैदिक आर्य जो है यहाँ पे गंडक नदी तक पहुंच गए, बिहार के एरिया में भी पहुंच गए, ठीक ना। और जब बिहार के एरिया तक पहुंचे और कुछ समय के बाद में कालांतर में, माने उत्तर वैदिक काल का जब लास्ट पीरियड चल रहा था, उत्तर वैदिक काल का जो माने समाप्ति की ओर जब उत्तर वैदिक काल था, तो उस समय तक ऐसा कहा जाता है कि उत्तर वैदिक आर्य जो हैं वो थोड़े बहुत जो बंगाल वाला जो मेन एरिया है वहां तक पहुंच चुके थे। और जब बंगाल तक पहुंच गए तो इस तरह से संपूर्ण उत्तर भारत जो है, तो उत्तर भारत पे पूरा का पूरा इनका अधिकार हो गया, और इस संपूर्ण उत्तर भारत के इलाके को ही उस समय आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया उस समय? तो आर्यावर्त कहा गया। किसको? तो संपूर्ण उत्तर भारत के एरिया को कहा गया था, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान देना है। अब थोड़ी सी बात आपको समझना है। ये तो हो गया कि पूर्वी सीमा कहां तक पहुंची थी आर्यों की। अगर हम लोग बात करें
यहां पे दक्षिणी सीमा की, उत्तरी सीमा में यहां तक हिमालय तक माने आर्यों का विस्तार हो चुका था, ठीक ना। उत्तरी सीमा कहां तक थी? हिमालय, ठीक। और वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो जो विंध्य, ठीक ना, विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत को ऐसा माना जाता है कि विंध्य पर्वत उत्तर वैदिक आर्यों का दक्षिणी सीमा था। अगर आपसे पूछे कि उत्तर वैदिक आर्यों का दक्षिणी सीमा कौन था, तो वो था विंध्य पर्वत। और यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बनेगा कि हिमालय से लेकर के और विंध्य पर्वत के बीच का जो ये एरिया था, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आपको ध्यान देना है कि यहां पे जो हिमालय है, हिमालय से लेकर के और विंध्य पर्वत के बीच का जो इलाका है, इसके लिए जो है उत्तर वैदिक साहित्यों में मध्य देश शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? तो मध्य देश शब्द का प्रयोग किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुनिए, सतलज से लेकर जमुना नदी के बीच के एरिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सतलज से जमुना के लिए ब्रह्मवत, ठीक ना। यमुना और गंगा के बीच का जो दोआब वाला इलाका है उसके लिए ब्रह्मर्षि देश, ठीक ना। उसके बाद में हिमालय से लेकर के, यानी कि उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत, तो हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक का जो मेन बेल्ट था उसके लिए मध्य देश शब्द का प्रयोग किया गया। और वहीं अगर हम लोग संपूर्ण उत्तर भारत की बात कर दें तो संपूर्ण उत्तर भारत के लिए आर्यों ने एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया था और वो था आर्यावर्त, जो कि वर्तमान में भारत की एक मतलब कि नाम भी माना जाता है वर्तमान में कि हाँ, भारत जो है, भारत का एक नाम आर्यावर्त है, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो उत्तर वैदिक आर्य थे, तो उत्तर वैदिक आर्य मतलब कि एक तरह से संपूर्ण उत्तर भारत पे अपना अधिकार जमा चुके थे। थोड़ी सी आपको समझना है कि ऋग्वैदिक आर्य कहां तक थे? तो ऋग्वैदिक आर्य यहां तक थे, ठीक ना, यहां तक मेन। लेकिन उत्तर वैदिक आर्य पूरे यहां तक पहुंच गए, प्लस में इनका दक्षिण में भी काफी ज्यादा विस्तार हो गया, जो कि आगे चल के जब हम लोग महाजनपद काल अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि महाजनपद काल में कहां कहां विस्तार हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा इतना जो भी मैंने आपको आज बताया वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में देखेंगे, उसके बाद में फिर मगध और मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।